हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक कामता नाथ जी हैं। यह भाग 2 है। भाग 2 में हम कहानी का प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। पहले भाग में हमने कहानी का सार और कठिन शब्दार्थ देखे थे। तो आइए अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। उत्तर 1, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। प्रश्न दूसरा, वस्तु विनिमय क्या है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे। वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी, किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। इस उत्तर में यह बताया गया है कि वस्तु विनिमय क्या होता है। यानी कि अगर आपको कोई वस्तु चाहिए होती थी, यानी आपको पहले समय में कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके बदले आपको पैसा ना देकर कोई वस्तु देनी पड़ती थी। जैसे कि आपको गेहूँ चाहिए, या आपको आटा चाहिए, या आपको दाल चाहिए, चावल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप उससे वो सामान मांगोगे, सामने वाले व्यक्ति से सामान मांगोगे और उसके बदले आपके पास पैसा तो है नहीं, तो आपके पास जो सामान रखा हुआ है तो आप उसे वो दे दोगे और आपको जो सामान चाहिए वो ले लेगा। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे कि आपको चीनी चाहिए। अब आपको चीनी चाहिए तो आप सामने वाले व्यक्ति के पास जाओगे, उसके पास चीनी रखी है, तो आप उससे कहोगे कि मुझे चीनी दे दो। तो वो व्यक्ति कहेगा कि ठीक है, तुम मुझे इसके बदले थोड़ा सा आटा दे दो, या तुम्हारे पास अगर चावल है तो तुम चावल दे दो, या कोई सब्जी वगैरह है तो वो दे दो। तो आप क्या करोगे, आप उससे एक चीज़ लोगे और उसके बदले में आपके पास जो चीज़ है वो उसे दे दोगे। ठीक है, तो वो होता है वस्तु विनिमय, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान, लेना देना। अब आजकल क्या है कि हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम उसके बदले पैसे देते हैं दुकानदार को। तो आज का चलन क्या है, मुद्रा है। मुद्रा माने पैसा। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, मशीनी युग का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पर हर कार्य मशीन द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कार्य लोग अपने दादा परदादा के समय से करते हुए आ रहे थे, यानी पीढ़ी जिसे हम कहते हैं, कि आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन काम चलता हुआ आता है, लेकिन जब उसको करने के लिए कोई मशीन आ जाए तो लोग किसे प्रेफर करेंगे, मशीन को प्रेफर करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका काम जो होगा वो छिन जाएगा, और किसके द्वारा छिना जाएगा, मशीनों के द्वारा। तो ऐसा ही हुआ, जो लोग हाथ से कार्य करते थे, कोई चीज़ बनाते थे, तो जब मशीन का युग आया, हर जगह मशीन का प्रयोग होने लगा, तो उन लोगों से सामान खरीदना बंद कर दिया गया और मशीन के द्वारा बनाई गई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। तो जिस वजह से उनका काम धीरे धीरे करके बंद हो गया, क्योंकि उन्हें तो घाटा हो रहा था, उनका सामान कोई खरीद नहीं रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपना धंधा यानी अपना व्यवसाय, यानी जिसे हम बिजनेस भी कहते हैं, वो बंद करना पड़ा और उनका रोजगार छिन गया। प्रश्न 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी।
अब ये पूछा जा रहा है इसमें कि बदलू के मन में ऐसा कौन सा दुख था जिसे लेखक ने पहचान लिया था। उत्तर है, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियाँ का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। व्यवसाय माने बिजनेस और ठप माने बंद हो जाना। तो उसका बिजनेस बंद हो गया। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचौटती रही। दुर्दशा होता है मतलब बुरी दशा, कचौटना मतलब होता है यानी आपको परेशान करती रहती है ये बात। तो बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी, यानी इस बात का दुख था कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों की बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। यानी कि जब उनका काम छिन गया, मशीनों ने उनका काम छीन लिया, तो क्या हुआ, बहुत से लोग जो कारीगर थे उनका काम बंद हो गया। तो वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब उनका रोजगार खत्म हो गया और उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, अर्थात कि उनको अब उनकी कोई मूल्य नहीं रहा, उनको कोई पूछता नहीं था। अब लोग कारीगरी की कद्र नहीं करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते थे। अब लोगों ने क्या किया कि उनकी कोई वैल्यू नहीं करी, कोई कद्र नहीं करी। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। यही दुख था जो कि बदलू के मन में था और लेखक ने इसे पहचान लिया, उससे कुछ भी छुपा नहीं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। अब मशीनी युग तो आ चुका था, बदलू का कार्य भी बंद हो चुका था, उसका व्यवसाय भी बंद हो चुका था। तो इन सब चीज़ों से उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई और वो बीमार रहने लगा। जब उसका कार्य ही बंद हो गया, उसका व्यवसाय ही बंद हो गया, तो उसके पास कोई खाने पीने का सामान भी कम पड़ने लगा और उसको कार्य नहीं करने को मिला। तो वो क्या करता, सोचते सोचते परेशान रहने लगा और जिससे वो बीमार होने लगा। तो यह उसके जीवन पर असर पड़ा उसका। अब आइए हम इसके अभ्यास कार्य में चलते हैं। यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर पूर्ण हो चुके हैं। भाषा की बात का पहला प्रश्न, बदलू को किस बात से चिढ़ थी। तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्ति बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते हैं। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। अब इसमें तुम लोग को यह बताया गया है कि बदलू क्या कहता है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। उसने एक तरीके से व्यंग मारा, यानी कमेंट किया। आप लोग भी कमेंट करते हो ना, जैसे कि मान लो आपने किसी अपने दोस्त से कॉपी मांगी कि मेरा काम कंप्लीट नहीं है, मुझे कॉपी दे दो। तो उसने आपको कॉपी देने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर आता है और आपसे कहता है अच्छा ठीक है तुम मेरी कॉपी ले लो। तो आपने क्या कहा, नहीं नहीं अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा। तो ये बात आपने किस तरीके से की, उस पर कॉमेंट मार के किया। आपको ज़रूरत थी लेकिन आपने क्या किया, मना कर दिया। तो यहाँ पर यहीं पे जो बदलू है वो भी बहुत परेशान है, उसे कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं है। तो उसे मन में दुख भी है कि मेरी लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता, सब कांच की चूड़ियाँ खरीदते हैं। तो वह एक कमेंट टाइप का मारता है, एक व्यंग करता है कि कहाँ संभव है, मतलब मेरी लाख की चूड़ियाँ इतनी चमकदार कहाँ होती हैं, इतनी सुंदर कहाँ होती हैं जैसे कि कांच की चूड़ियाँ होती हैं। तो आपको पाठ में ऐसे कितने और वाक्य आए हैं यह आपको छाट कर लिखना है, और भीतरी यानी उस पंक्ति के अंदर क्या भाव है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या दुख है, उस व्यंग के पीछे क्या वजह है, आपको यह लिखनी है। जैसे आपके मम्मी पापा भी कहते होंगे कि हम तो अपने मम्मी पापा का ऐसे कहना मानते थे, हम तो ऐसे थे वैसे थे, आजकल के बच्चे ऐसे कहाँ हैं।
आजकल की औलादें पहली जैसी कहाँ हैं। तो वो एक कमेंट कर रहे होते हैं, एक टॉन्ट मार रहे होते हैं आप पर, ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे अब पहले जैसी औलाद कहाँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुंह से आम तौर पर यही सुनने को मिलता है कि उनके जैसी औलादें पहले अब कहाँ मिल रही हैं, यानी अब कहाँ होती हैं, जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग दोनों ही देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतानें बुजुर्गों का अधिक सम्मान नहीं देती हैं। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि आपका जो व्यंग वाक्य है, इसका कहने का अर्थात मतलब ये है कि पहले जो औलादें थी, यानी कि जो पहले आपके माता पिता थे, तो वो बहुत अच्छी संतान हुआ करती थी। औलाद माने संतान, चाइल्ड जिसे कहते हैं। तो वो लोग अच्छी चाइल्ड थे, अच्छे बच्चे थे, आप लोगों की तरह शैतान नहीं थे। लेकिन आप लोग तो बहुत शैतान हो। तो वो यही कहते हैं कि अब पहले जैसी औलादें कहाँ, यानी कि हम जो थे, हम तो बहुत अच्छे थे, हम अपने मम्मी पापा का कहना भी मानते थे, लेकिन अब जब तुम लोग हो तो टाइम चेंज हो चुका है, तो तुम लोग इतने अच्छे नहीं हो। तो उन्होंने एक टॉन्ट मारा आप लोगों को। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। आजकल के खाद्य पदार्थों में शुद्धता कहाँ। बेटा, इसका मतलब ये होता है, टॉन्ट मारना ये होता है कि आप डायरेक्ट वो चीज़ नहीं बोल रहे हो, सीधे सीधे आप अपनी बात नहीं कह रहे हो, आप घुमा फिरा के इनडायरेक्टली टॉन्ट मारते हुए वो चीज़ को बोलते हो। आपको जो कहना है आप डायरेक्टली नहीं बोलते हो, आप घुमा फिरा के वो चीज़ कहते हो। जैसे आप कह लो कि ये खाना उतना टेस्टी नहीं बना है, या ये खाने में वो बात नहीं है जो एक्चुअल में होनी चाहिए। तो आप क्या कह दोगे कि आप ये बात सामने से नहीं बोलोगे, आप ऐसे घुमा फिरा के कहोगे कि अब वो खाने में प्योरिटी कहाँ है, वो शुद्धता कहाँ पर है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखो कि बिहू में क्या बनता है, पिठा बनता है खाने में। अब ये डिश जो है, ये यहाँ के त्यौहार की ओरिजिनलिटी है, ठीक है, यहाँ से बनी, यहाँ से निकली है, असम से निकली है। अब आप मान लो दूसरे राज्य में जाते हो और वहाँ पर भी कोई दुकान मिल जाती है जो पिठा बनाता है। अब मेन ओरिजिन तो उस डिश का यहाँ पर है, यहाँ के लोग अच्छे से बना सकते हैं। अब कोई दूसरा व्यक्ति वो यहाँ आकर रह कर जाए और पिठा बनाना सीख ले और दूसरी जगह जाकर वो पिठा बेचने लग जाए या पिठा बनाकर दूसरों को खिलाने लग जाए, तो वो बात उसके हाथ में नहीं आएगी जो यहाँ के लोगों में है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, मान लो उसको वो चीज़ यहाँ नहीं मिली, मतलब पिठा में जो जो भी इंग्रेडिएंट्स या जो जो भी खाद्य सामग्री इस्तेमाल होती है वो बाहर उसको नहीं मिली, तो वो क्या करेगा, वो पिठा बनाने के लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लगेगा। यानी अगर मान लो उसको, आपको बूरा चाहिए, उसको बूरा नहीं, उसको शक्कर मिली तो उसने शक्कर डाल ली, उसको चावल नहीं मिला शुद्ध, उसने दूसरा अल्टरनेटिव डाल लिया, कोई और चावल डाल लिया, तो वो क्वालिटी आप उसकी घट जाएगी, आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपको अपने घर पर अपनी मम्मी, नानी, दादी के द्वारा बनाए हुए पिठा से आता था। तो ये होता है कि शुद्धता कम हो जाना, उसकी क्वालिटी घट जाना। तो जैसे ये है, आप उससे ये तो नहीं कहोगे कि नहीं तुमने अच्छा नहीं बनाया है, तो आप उससे क्या कहोगे, आजकल के खाने की चीज़ों में वो क्वालिटी अब रही नहीं है, है ना। तो ये एक तरीके का टॉन्ट हो गया। तो यहाँ पर यही दिया है कि आजकल के खाद्य पदार्थों में शुद्धता कहाँ। तो इस वाक्य में यह व्यंग किया जा रहा है कि दिन प्रतिदिन खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है और जिससे उसकी शुद्धता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आ गया समझ में। आप लोग को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज पूछें। कोई भी आपकी समस्या हो, शंकाएं हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया। आपको पता है ना संज्ञा क्या होता है। तो अब यहाँ पे संज्ञा के भेद बताए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब आपको पाठ में से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण छांट के यहाँ लिखने हैं। तो हम क्या देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा, जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएंगे। जातिवाचक चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि
द्वारा जाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। भाववाचक जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना कोई आकार या वजन है, परंतु उसका अनुभव होता है, तो आपको यही सब चीज़ें लिखनी हैं। बच्चों, अगर इसके अलावा आपको और भी शब्द मिलते हैं तो आप वो भी अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ये देखिए, हमने लिखे हैं कुछ शब्द। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? व्यक्तिवाचक में बच्चों आप लोग कोई चीज़ या किसी वस्तु का नाम और व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। जातिवाचक में क्या आएगा? जिसमें आप जाति बताई जाती है, यानी कैटेगरी, आप जिसे समझ लो कि कैटेगरी होती है, यानी आदमी। तो आदमी में तो कोई एक आदमी है नहीं, आदमी में तो कितने आदमी हो सकते हैं? आदमी में तो आपके पापा भी होंगे, आपके दादा भी होंगे, आपके मौसा भी होंगे, है ना। तो ये एक कैटेगरी होगी, जैसे कहते हैं मैन की कैटेगरी, आदमियों की आदमी, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। अब मकान, मकान में तो ढेर सारे मकान आ जाएंगे ना, आपका भी, आपके पड़ोसियों का भी मकान आ जाएगा, तो वो हो गया मकान, जिसमें ढेर सारे आ जाएं। और शहर, अब शहर में तो कितने शहर हैं? गुवाहाटी हो गया, राजस्थान तो एक राज्य है, जयपुर लगा लीजिए शहर है, लखनऊ शहर हो गया, ठीक है, आगरा शहर है, और भी कितने कितने शहर हैं। तो ये जो एक कैटेगरी होती है ना, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा यानी आपके जो मन के भाव होते हैं, आपका जो भाव होता है, जो दिखता नहीं है, जिसका आकार नहीं होता है, ठीक है, तो वो होती है भाववाचक, यानी कि स्वभाव, रुचि, व्यथा। जैसे स्वभाव कि इस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है, तो स्वभाव क्या है? संज्ञा हो गई भाववाचक, यानी कि आप बता नहीं पा रहे हो कि उसका आकार कैसा है, लेकिन आप उसको एक महसूस कर रहे हो, आप उसको एक पता चल रहा है आपको कि वह व्यक्ति कैसा है। वह स्वभाव से वह व्यक्ति मृदु है, यानी उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा आ गई। रुचि, रुचि माने होता है इंटरेस्ट, तो यहाँ पर भाववाचक आ गया। व्यथा माने दुख, तो दुख भी एक भावना होगी। अब आते हैं प्रश्न 3 में। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त को बखत, उम्र आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजें जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। अब उसमें यह कह रहे हैं कि गांव के अपने अलग अलग शब्द होते हैं, ठीक है, तो आपको उन शब्दों को लिखना है। जैसे कि बदलू होता है, वो समय को बखत कहता है, उम्र को उम्र कहता है, तो वैसे ही ऐसे ही कुछ आपको शब्द ढूंढने हैं जिसका अर्थ गांव की भाषा में या आपके क्षेत्रीय भाषा में कुछ और ही होती है। जैसे इंसान को हम मनुष्य भी कहते हैं, रंज यानी दुख, गम मायूसी, जिंदगी जीवन, औलाद संतान। तो यह आपका गृह कार्य हो गया, आपको सब करके दिखाना है। कोई भी कठिनाई आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।